हाय मेडियन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा से। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी जन्म नियंत्रण या गर्भ निरोधन के विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भ निरोधन क्यों जरूरी है। तो इतना ज़्यादा आबादी जो है भारत का या पूरे विश्व का या विश्व के बहुत सारे कंट्रीज़ का आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आबादी को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले एक बार पॉपुलेशन जो है, आबादी का जो है एक डेटा देख लेते हैं। हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व का जो आबादी है, 1900 ईस्वी में मात्र 2 बिलियन था। पूरे 1900 ईस्वी में विश्व का आबादी 2 बिलियन था। यह जो है आबादी बढ़कर 2000 में 6 बिलियन हो गया, यानी 100 साल में विश्व का आबादी 2 बिलियन से 6 बिलियन यानी 3 गुना बढ़ गया। अनडिवाइडेड इंडिया, जब भारत जो है बटा नहीं था, तो अनडिवाइडेड इंडिया जो है यानी 1901 ईस्वी में अनडिवाइडेड इंडिया का पॉपुलेशन 238 मिलियन था, 238 मिलियन। और डिवीजन के समय 1947 में इंडिपेंडेंस के समय आबादी जो है 350 मिलियन, भारत का आबादी 350 मिलियन जो है हो गया। तो ये जो है 46 वर्षों में आबादी 238 से 350 मिलियन हो गया। और 2000 ईस्वी में भारत का आबादी जो है 1 बिलियन और 2011 में भारत का आबादी 1.21 बिलियन, यानी 53 सालों में 1947 से 2000 तक देखा जाए तो 53 सालों में भारत का आबादी 350 मिलियन से बढ़कर 1 बिलियन हो गया। तो 100 साल के एवरेज में विश्व का आबादी जहां 3 गुना बढ़ा, वहां 100 साल के रेंज में भारत का आबादी 5 गुना 5 टाइम्स जो है वो बढ़ गया। तो कितनी तेजी से जो है भारत का आबादी जो है वो बढ़ रहा है, डेटा जो है से आप जान सकते हैं। तो इसीलिए बढ़ती हुई आबादी, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए बर्थ कंट्रोल जरूरी है। और बर्थ कंट्रोल जो है के लिए डिफरेंट जो है मेथड्स जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसको क्लास 12 में पढ़ना है। और यही सारा जो है जो मेथड है, इसको हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो मेथड्स हैं या जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, गर्भ निरोधन के जो तरीके हैं, उसमें आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है हम किसको कहेंगे। ठीक है, एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या हो सकता है। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एक आदर्श अगर कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इसका क्या लक्षण होना चाहिए। तो पहला है यूज़र फ्रेंडली, आसानी से उपयोग किया जा सके। दूसरा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो शरीर पर। तीसरा, रिवर्सिबल और टेम्पोररी, अस्थायी हो, इसको रिवर्ट बैक करना आसान हो। और चौथा, कंप्लीटली इफेक्टिव, पूर्ण रूप से प्रभावी हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आबादी के इतना अधिक बढ़ने के पीछे कारण क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन का कारण क्या है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन का मूल कारण है मरने का जो दर है वो धीरे धीरे घटते चला गया और बर्थ रेट यानी जन्म दर जो है वो बढ़ते चला गया। अब बर्थ रेट के बढ़ने और डेथ रेट के घटने के पीछे कारण क्या है। तो पहले जैसे अकाल आ जाता था तो बहुत लोग जो है अकाल में मर जाते थे, बाढ़ आ गया उसे मर गए। लेकिन आजकल सरकार के द्वारा इतना ज़्यादा सुविधा दे दिया गया है,
इतना ज़्यादा बचाव राहत कार्य है, कैंप है जिसमें लगाकर लोगों को जो है खाने पीने का सुविधा दिया जाता है, बचाया जाता है, तो मरने का दर उसमें घट गया। उसके बाद महामारी जो फैलता था, इसमें गांव का गांव साफ हो जाता था, लोग मर जाते थे। अब उस तरह से महामारी भी जो है नहीं फैलता है, क्योंकि बहुत सारे रोगों का इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन चलाया गया, वैक्सीन जो है मार्केट में उपलब्ध है, दवा उपलब्ध है, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, तो इसीलिए जो है अब महामारी पर भी नियंत्रण है बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो है कारण है आबादी के बढ़ने का। इसके बाद कुछ लोगों का अपना सोच भी, पुराने लोगों का सोच था कि ज़्यादा जो है संतान होंगे तो ज़्यादा अर्निंग मेंबर होगा घर में, ज़्यादा जो है कमाएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी है इसके पीछे, शिक्षा का अभाव। तो ये सारा कारण जो है, जिसके कारण जो है, और फिर मेडिकल साइंस का बहुत ज़्यादा डेवलप करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ का बढ़ना, गांव-गांव में रिमोट एरिया में जो है सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य केंद्र को बना देना, ठीक है, सुविधा पहुंचाना, इसके कारण जो है आबादी जो है, यानी मरने का दर जो है वो घट रहा है, जिससे आबादी जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कौन कौन सा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, तो इसको डिफरेंट जो है ग्रुप में कहिए बांटा गया है। तो कौन कौन सा ग्रुप है? पहला है नेचुरल मेथड्स, प्राकृतिक विधि। दूसरा है बैरियर मेथड्स, बाधक विधि है। तीसरा है केमिकल मेथड्स, रासायनिक विधि। चौथा है आईयूसीडीज और आईयूडीज, यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। और लास्ट हमारा है सर्जिकल मेथड्स और स्टेरिलाइजेशन, शल्य चिकित्सा विधि। तो सारे जो है मेथड्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल मेथड से, प्राकृतिक विधि। नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल, गर्भ निरोधन या जन्म नियंत्रण के प्राकृतिक तरीके। तो जो नेचुरल मेथड्स हैं, इसमें तीन जो है मुख्य हैं। क्या क्या है? पहला है क्वाइटस इंटरप्टस, जिसको कि विड्रॉल मेथड भी कहा जाता है, विड्रॉवल मेथड। तो क्वाइटस इंटरप्टस जो है हमारा, क्वाइटस मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटी, कॉपुलेशन। तो जो लैंगिक प्रक्रिया है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, इसमें बीच में जो है बाधा डालना, इसको कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। और विड्रॉल मेथड, विड्रॉ मतलब खींच लेना, निकाल लेना। तो ये जो प्राकृतिक विधि है, इसमें कॉपुलेशन की प्रक्रिया के दौरान या लैंगिक प्रक्रिया के दौरान जब सीमेन इजाकुलेट होने वाला है, मेल के शरीर से सीमेन इजाकुलेट होने वाला है, इससे पहले ही मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे सीमेन जो है फीमेल के वेजाइना में नहीं जाता है और कॉन्सेप्शन, गर्भधारण या प्रेगनेंसी चालू नहीं होता है। तो नेचुरल का जो है पहला हो गया क्वाइटस इंटरप्टस, यानी क्वाइटस एक्टिविटी में बाधा डालना है। क्या करना है? तो सीमेन के इजाकुलेशन से पहले ही मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल देना है। दूसरा मेथड जो है वह है टू अवॉइड रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड जो है को अवॉइड करना है। तो रिस्क पीरियड है क्या, जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 28 दिन का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसमें 14th डे जो है ओवुलेशन होता है। 14वें दिन ओवुलेशन की क्रिया होती है, यानी अंडोत्सर्ग होता है। 14 दिन अंडाणु को बनने में लगता है और 14वां दिन अंडाणु जो है अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नली में, यानी ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। लेकिन सारे महिलाओं का शरीर एक जैसा नहीं है, सबका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं है। किसी को बीमारी है, कोई बीमारी से उभर रहा है, कन्वैलेसेंट स्टेज में है। तो ये सारा जो है को देखते हुए ये जो ओवुलेशन है, इसका ये एवरेज है 14 डे, लेकिन सारे महिलाओं में ये 14वें दिन ही ओवुलेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 1-2 दिन पहले भी हो सकता है या 1-2 दिन लेट से भी हो सकता है। और ओवुलेशन के बाद लोग जानते हैं कि कम से कम 48 घंटा तक जो है
एग जो है फैलोपियन ट्यूब में सर्वाइव करता है। इस समय तक अगर स्पर्म पहुंच जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी चालू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो 7 दिन का पीरियड है, यानी ओवुलेशन से 3 दिन पहले का और ओवुलेशन के 3 दिन बाद का जो पीरियड है, ये रिस्क पीरियड है। इस दौरान जो है, यानी फर्टिलिटी पीरियड भी इसको कहा जाता है, और इस दौरान जो है अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो एग के फैलोपियन ट्यूब में रहने का संभावना सबसे ज़्यादा है, और इसलिए इस समय प्रेगनेंसी चालू होने का संभावना सबसे ज़्यादा है। तो करना क्या है, तो ये जो रिस्क पीरियड है इसको अवॉइड करना है, यानी इस दौरान क्वाइटस एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, कॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। रिस्क पीरियड से पहले वाले ड्यूरेशन में क्वाइटस एक्टिविटी हो सकता है, रिस्क पीरियड के बाद वाले जो है समय में क्वाइटस एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन रिस्क पीरियड के दौरान क्वाइटस एक्टिविटी नहीं किया जाए तो प्रेगनेंसी चालू नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक नेचुरल मेथड हो गया। इसमें किसी तरह का केमिकल, किसी भी बैरियर, किसी भी जो है डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो नेचुरल मेथड जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब एक और नेचुरल मेथड है, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद माँ जो है जब तक बच्चे को दूध पिलाती है, यानी लगभग मैक्सिमम 6 महीने तक, तब तक जो है मेंस्ट्रुएशन चालू नहीं होता है, यानी अंडाणु का निर्माण ही नहीं हो रहा है। तो इस दौरान अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो संतान उत्पन्न होने का कोई चांस नहीं है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है कि जिस समय जो है माँ जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बर्थ के 6 महीने तक मैक्सिमम, तो इस दौरान जो है अगर कॉपुलेशन होता है तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है कॉन्सेप्शन जो है वो नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी चालू नहीं होगा। तो ये भी कॉन्ट्रासेप्शन का जो है एक मेथड है, नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड्स में हम लोग देखें कि किसी भी तरह के केमिकल, किसी भी डिवाइस का जो है इस्तेमाल करना नहीं पड़ रहा है। और ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार का है। क्वाइटस इंटरप्टस, जिसमें कॉपुलेशन के प्रक्रिया में बाधा डालना है, इजैकुलेशन से पहले पेनिस को बाहर निकालना है। रिस्क पीरियड अवॉइड करना है, यानी जो जिस समय जो है अंडाणु का होने का चांस ज़्यादा है फैलोपियन ट्यूब में, उस समय को छोड़कर उसके पहले या बाद में क्वाइटस एक्टिविटी हो सकता है। रिस्क पीरियड के दौरान क्वाइटस एक्टिविटी नहीं करना है। और तीसरा, यदि माँ जो है बच्चे को जन्म दे चुकी है तो 6 महीने तक जो है कॉपुलेशन हो सकता है, इस दौरान संतान पैदा होने का चांस नहीं रहता है। तो ये सब नेचुरल मेथड्स हो गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे बैरियर मेथड्स के बारे में। अब जान लेते हैं बैरियर मेथड्स के बारे में। तो इसके पहले हम लोग देखे थे, बैरियर के पहले जो है नेचुरल मेथड्स देखे थे। अब बैरियर मेथड्स यानी यूज ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स, यानी वैसे जो है बैरियर्स, बाधकों का उपयोग करना है जो कि शुक्राणु को यूटेरस में जो है अंदर प्रवेश नहीं करने दें, बाधा के रूप में काम करें। तो बाधक विधि, बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड्स जो है में बहुत सारे मेथड मतलब डिवाइसेस हैं, ठीक है, उपकरण हैं, जिसमें पहला है हमारा कंडोम्स। तो कंडोम्स भी 2 तरह का, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। तो कंडोम जो है क्या, तो लेटेक्स का बना हुआ एक ट्यूब है जिसका एक सिरा ब्लाइंड होता है, और इसको मेल कंडोम जो है इसको कॉपुलेशन से पहले जो है पेनिस के ऊपर लगा दिया जाता है। कॉपुलेशन के बाद सीमेन इसी में रह गया और फीमेल के बॉडी में नहीं। आजकल फीमेल कंडोम भी उपलब्ध है जिसको फेमिडोम्स या फेमशील्ड कहा जाता है। तो इसमें जो है 2 रिंग लगा रहता है। बाहर के तरफ जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कवर करेगा, ये रिंग जो है थोड़ा बड़ा होता है, और वेजाइना के अंतिम छोर पर अंदर जो है जो जाएगा रिंग, वो थोड़ा छोटा होता है। और यह कंडोम जो है वेजाइना के इनर सरफेस का पूरा लाइनिंग कर देता है। अब ये जो है जो कंडोम्स है, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम्स जो हैं, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी लिंग संचरित रोग है, इससे भी बचाते हैं। तो ये दोनों जो है सीमेन को जो है अंदर सर्विक्स पार करके यूटेरस में जाने ही नहीं दे रहा है, यानी सीमेन जो है इसी में रह जा रहा है, और कॉपुलेशन के बाद इसको निकाल कर जो है हटा दिया जाता है, जिससे सीमेन फीमेल के बॉडी में नहीं जाता है। तो ये जो है
एड्स से भी बचा रहा है, दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाता है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ये कंडोम ही है। सरकार के द्वारा भी जो है मुफ्त में जो है निरोध नाम का जो है कंडोम जो है ये उपलब्ध कराया जाता है स्वास्थ्य केंद्र पर। तो ये पहला हमारा था क्या, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम के बारे में। उसके बाद दूसरा जो है जो बैरियर के रूप में काम करता है वो डायफ्राम है। ये डायफ्राम जो है ये ट्यूबुलर जो है स्ट्रक्चर होता है, और इसको जो है सर्विक्स के पास जो है लगा दिया जाता है, और ये जो है ये भी जो है शुक्राणु को सर्विक्स में अंदर एंटर करने नहीं देता है। उसके बाद सर्विकल कैप्स और वॉल्ट कैप्स हैं। डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट कैप सब तीनों एक ही तरह का कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा बनावट में अंतर है। तो सर्विकल कैप जो है ये निपल जैसा होता है, और इसका निचला सिरा जो है थोड़ा रिंग के तरह उठा रहता है। इसको सर्विक्स जो है के माउथ पर लगा दिया जाता है, यानी आउटर ओपनिंग जो है वहाँ लगा दिया जाता है कॉपुलेशन से पहले, और ये जो है सीमेन को अंदर जाने ही नहीं देता है, यूटेरस के अंदर एंटर करने नहीं देता है। वॉल्ट कैप भी इसी तरह का है, लेकिन ये हाफ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसके आउटर जो है मार्जिन पर जो है रिंग, मेटल का रिंग लगा रहता है या स्प्रिंग लगा रहता है। यह भी जो है सीमेन को सर्विक्स होकर यूटेरस में जाने से रोकता है। तो ये सब बाधक का काम करते हैं, यानी सीमेन या स्पर्म को जो है सर्विक्स या यूटेरस में अंदर जाने ही नहीं देते हैं। अगर अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में है भी तो शुक्राणु जब नहीं जाएगा तो निषेचन नहीं होगा और प्रेगनेंसी चालू नहीं होगा। तो ये सब जितना भी बैरियर मेथड है ये सब बाधा डाल रहा है, शुक्राणु को अंदर यूटेरस में जाने से रोकता है। तो बैरियर मेथड्स में हमारा हो गया कौन कौन सा, एक कंडोम हो गया, फिर जो हमारा डायफ्राम हो गया, सर्विकल कैप्स हो गए और वॉल्ट कैप्स हो गए। तो हम लोग इस वीडियो में जाने जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं उसमें दो मेथड के बारे में जाने, एक तो नेचुरल मेथड और दूसरा बैरियर मेथड। बाकी जो हमारा बच गया IUCDs है, उसके बाद जो है सर्जिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड जो है को और या फिर जो भी बच गया है इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।